are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। मैं ज़ीशान आज़मी। होली मदर हाई स्कूल की एक बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट ताइबा कौसर, जिसने एसएससी 2023-24 में 93.40% हासिल किया था। बहुत ही ज़हीन लड़की है। उसको मैंने पहले भी उसका इंटरव्यू लिया था साइंस एग्जीबिशन में। होली मदर स्कूल का नाम रोशन किया है। उसको TFI द्वारा एक स्कॉलरशिप मिली है, सिंगापुर जाने वाली है। 2 करोड़ की स्कॉलरशिप है, मालवनी टू सिंगापुर फर्दर स्टडी के लिए। वो हमारे साथ बैठी हुई है और हमारे साथ होली मदर स्कूल के रफीक सिद्दीकी सर है। आइए पहले उनसे बात करते हैं, छात्रा के बारे में जानते हैं और एसएससी रिजल्ट के बारे में जानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एसएससी बैच में सबसे फर्स्ट आने वाली स्टूडेंट कौन है? और तैयबा कौसर, जिनको 2 करोड़ रुपए की राशि मिली है, बहुत ही फख्र की बात है मालवनी क्षेत्र के लिए, उसके बारे में बताइए। सबसे पहला किसान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप पिछले 20 साल से स्कूल के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं माशाल्लाह पिछले 7-8 साल से। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे मालवनी के, उनकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस को दरकिनार करके मालवनी के बच्चे, चाहे वो किसी स्कूल में भी पढ़ रहे हो, वो बाकी किसी भी एरिया के बच्चों से कम नहीं है किसी भी लिहाज में, चाहे खेल कूद हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई में। और ख़ास करके जो लड़कियां हैं वो तो हर साल आपको मतलब हैरत अंगेज कर देती हैं। तो ये साल का जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो अब तक का सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। और उसमें जो हमारी टॉपर है ये साल की, तैयबा बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में बैठी हुई है। और ये वो बच्ची है, फर्स्ट यही है। हाँ, ये हमारा सबसे बेहतरीन है। ये हमारी, हाँ, अब तक का 20 साल का जो हमारा रिकॉर्ड है वो इस बच्ची ने तोड़ा हुआ है मतलब। और बहुत ज़हीन बच्चे पहले भी गए और फिलहाल भी होंगे, लेकिन इस बच्ची की खास बात ये है ना कि ये हार नहीं मानती है। मतलब ये बहुत बड़ी बात मैंने इस बच्ची के अंदर देखा है। और ऐसा भी नहीं कि इसको पुश करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। स्पोर्ट्स हो उसमें ये रहेगी, कोई डिबेट हो उसमें ये आगे रहेगी, कहीं जाना हो तो ये आगे रहेगी। मतलब इसको आगे रहना है, फेस करना है चीज़ों को, और डर नाम की चीज़ नहीं है इस बच्ची के अंदर। और मुझे लगता है कि हमारे जैसे स्कूलों को और हमारे जैसे स्कूल के लीडर्स को ऐसे बच्चों को तलाश लेना बिल्कुल वक्त से पहले, वरना ये ज़ाया हो जाएगा। नेशनल टैलेंट है ये देश का धरोहर है। अगर इनको हमने सही टाइम पे नहीं पिकअप किया और उनको मार्गदर्शन नहीं दिया तो ये सब टैलेंट ज़ाया होगा, तो पूरे मुल्क का नुकसान है और इंसानियत का भी नुकसान है। रफीक सर, जो ये संस्था है TFI, तो क्या ये आपको पहले से मालूम था या उनका एक सडन एक स्कॉलरशिप का इनको ये हासिल हुआ है? देखो, हम लोग ना, आप जानते भी होंगे कि मेरा ऐसा मानना है कि एक बच्चे की तालीम पूरा करने के लिए पूरा गांव लगता है। माँ बाप तो फीस देते हैं, टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा गांव लगता है देखभाल में, हिफाजत में, तब एक बच्चा जाके तैयार होता है उसके अंदर। तो मेरा मानना शुरू से ऐसा ही था कि स्कूलें शानदार है मालवनी के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, सारी स्कूलें बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरी स्कूल ऐसी हो जो थोड़ा हटके हो, मतलब यहाँ तो हटके इन व्हाट सेंस कि फीस जो है ना वो बच्चों की तालीम को रोक देता है। तो मैं शुरू से ये मानता हूँ कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के बीच में नहीं आना चाहिए। पैसा माँ बाप और मैनेजमेंट के बीच की चीज़ है और इन दोनों को हल करना चाहिए। तो हमने 20 साल में यही कोशिश की है कि बच्चों को हम फीस और फाइनेंशियल मैटर से दूर रखते भी। हम कभी किसी क्लास में बच्चों का नाम लेकर खड़ा करके नहीं बोलते कि तुम्हारी ये फीस बाकी है, नहीं लाओगे तो तुमको एग्जाम नहीं मिलेगा। जनरल बोलते हैं हॉल टिकट लेना पड़ेगा, फीस बाकी, लेकिन बच्चे को कभी भी हम लोग स्टैंड आउट करके, लेट आने पे बच्चे बाहर खड़े रहेंगे, होमवर्क नहीं करने पे बाहर खड़े रहेंगे। 20 साल में मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि एक भी बच्चा हमारा फीस के लिए आज तक कभी बाहर नहीं खड़ा हुआ है। रफीक सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया हूँ। मैंने बहुत सी शिकायतें सुना हूँ कि कई स्कूल है जो बच्चों को बार बार टॉर्चर करती है कि फीस नहीं भरे, आप बाहर खड़े हो जाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए फीस भरने के लिए। तो क्या स्टूडेंट पे मेंटली क्या असर पड़ता होगा और क्या इस तरह का होना चाहिए आगे चल के? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो, बच्चों का जो दिल दिमाग होता है ना, बड़ा फ्रेजाइल, बड़ा डेलिकेट और बड़ा फर्टाइल होता है। हम बच्चों को बच्चा समझने की बहुत बड़ी भूल करते हैं। बच्चों के सामने कुछ भी बात करते हैं, हमको लगता है बच्चा है, इसको क्या समझ में आएगा, चाहे वो माँ बाप का लड़ाई झगड़ा हो या कोई और बातें हो। बच्चा बहुत समझदार रहता है। और जिस दौर में हम लोग हैं आजकल, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के दौर में, बच्चा कम से कम हमारी समझ से 5 साल आगे है बच्चा। तो बच्चों का इन बातों पे साइकोलॉजिकली और इमोशनली बहुत फर्क पड़ता है।
बच्चा टूट जाता है अंदर से, भले वो बता नहीं पाए उसको मतलब। तो मेरे सब जितने भी स्कूल वाले हैं सब अपने अपने तौर पे काम करते होंगे इसमें। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम फाइनेंशियल मैटर्स हो, बच्चों को बाजू में रखकर माँ बाप से बात करें और कोशिश ये करें अपनी तरफ से कि बच्चों पे उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए मतलब। रफीक सर, आपके स्टूडेंट्स आपके बच्चे की तरह है। आज वो 10 तारीख को यहाँ से मालवनी टू सिंगापुर फर्दर स्टडी के लिए जाएंगे, तो आपको कितनी खुशी हो रही है और मालवनी वालों को कितना फख्र करना चाहिए? जिशान भाई, मेरा पूरा रुआ रुआ खड़ा हो जा रहा है जब आप मेरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं भी बहुत ही गरीबी से उठकर आया हुआ बंदा हूँ। आप भी जानते हैं एनटीसीसी के हम पढ़े हुए लोग हैं मतलब कि कितना मुश्किल था हमारे दौर में एजुकेशन को हासिल करना। और मुझे ख़ास बात ये लगती है कि जो मेरी सोच थी ना कि मेरे ख्वाब को मैं अकेला अगर देखूंगा तो कभी पूरा नहीं होगा वो, तो मैं और लोगों को मेरे इसमें जोड़ लिया मतलब मेरे काफिले के अंदर। तो 3 संस्थाएं जिन्होंने तैयबा को तैयबा बनाने में मेरी मदद किया है मान लो, उसमें मैं आपके पास अगर वक्त हो तो बिल्कुल बताना चाहूँगा उसके अंदर कि हमारे स्कूल में टीच फॉर इंडिया पिछले 14 सालों से है, स्माइल फाउंडेशन पिछले 14 सालों से है। तो ये मालवनी में सिर्फ आपके स्कूल में क्या और भी? नहीं, मेरे पास सबसे पहला काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में मैं और स्कूलों पे भी लेके गया हूँ। जो चूज किया गया सिर्फ आपके स्कूल को चूज किया गया? हाँ, उनका जो और कुछ ड्यू डिलिजेंस बहुत मुश्किल है उनका, आपका क्राइटेरिया जो उनसे सिलेक्ट करके काम करने का बड़ा। टीच फॉर इंडिया तो काफी स्कूलों में आ गया है, स्माइल फाउंडेशन अभी जो ये स्कॉलरशिप है सिर्फ आपके स्कूल पे मिला है। ये बात तैयबा आपको बताएगी कि ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है कौन सी बच्ची है। थोड़ा सरप्राइज ही रहने तो मैं बोलूंगा तो बच्ची का निकल जाएगा वो एंथुसियाज्म। तो स्माइल फाउंडेशन, टीच फॉर इंडिया और ग्रेस केमिकल, अर्पण, उम्मीद, मतलब इंडिया के जो सबसे टॉप 5 आप एनजीओज बोलेंगे डेवलपमेंटल सेक्टर के, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, वो मेरे स्कूल में पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं। अभी ग्रेस केमिकल, विपन सर वहाँ के इंडिया हेड हैं, उन्होंने 2010 में मेरे स्कूल में आ गए थे वो, और तब से लेके गर्ल्स एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और कई बार मुझे थोड़ा अंदर से गिल्टी फील होता है कि सर ने मुझे फीस दिया, सर ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो फीस संस्था दे रही होती है बेचारी की। अभी इस बच्ची का जो भी स्कॉलरशिप हमने अपने स्कूल से दिया है मतलब कई सालों से, वो हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बच्ची की स्टोरी मैं चाहता हूँ सब तक जाए और लोग भी इंस्पायर हो, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और मैं होप करूंगा कि तैयबा इस बात को माइंड ना करे। मैं तैयबा को एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश करना चाह रहा हूँ, हम वही करें जो कर सकते थे हम। तो फाइनेंशियल पार्ट का टेंशन उन्होंने मेरे ऊपर से भी हटा दिया, तैयबा के ऊपर से भी हटा दिया। टीच फॉर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो टीचिंग में, उन्होंने ये बच्ची की पूरी ग्रूमिंग किया, इसको बताया कि बेटा तुम पत्थर जैसे बड़े दिख रहे हो लेकिन तुम हीरा हो, हमें तराशने का मौका दो। तो पूरा ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, इसके एजुकेशन में हेल्प आउट करना, संडेज को आके पढ़ाना, अपने घर में आके पढ़ाना। एक टीचर तो ऐसी थी उसका 2 साल पूरा हो गया, सिर्फ ये बैच के साथ में रहने के लिए उसने 1 साल बढ़ा लिया, और मतलब और बगैर तनख्वाह के अपने पैसे से किराए का मकान लेके, पल सेक्वेरा नाम है उसका, 1 साल इनके साथ में रहेगी। 2 साल का था उसका कमिटमेंट। अब देखिए उस लेवल की जब कुर्बानी होगी बच्चे के साथ में, तो जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। और फिर स्माइल फाउंडेशन जो है हमारी संस्था जो हमारे साथ में काम करती है, वो इनको आईआईटी मुंबई के साथ में जोड़ती है। आईआईटी मुंबई में ये लोग 5 दिन के लिए गए हैं, प्रोजेक्ट पेश किया है वहाँ पे जाके, और आईआईटी मुंबई पे स्टेज पे आप गेट पे नहीं जा सकते मेरे और आप जैसे लोग, ये वहाँ जाकर स्पीच देकर आएंगे। तो संस्थाओं के साथ में काम करने का ये फायदा होता है कि इतने सारे लोग आकर अपनी अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से बच्चों के अंदर वो ग्रूमिंग करते हैं मतलब। तो ये मेरा अकेले का बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं है। हाँ, मैंने ये किया है कि मैंने उनके साथ में ऐसा बर्ताव किया है, वो जो चाहते हैं वो उनको दिया है मतलब रिजल्ट के तौर पे, तो वो मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहते मतलब। मैंने बस कनेक्शन बना के दिया है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक सर, बहुत ही अच्छी बात रफीक सर ने बताई। और जैसे कि सर ने बताया हमारा रोआ खड़ा हो जाता, तो हमको भी बहुत खुशी होती है। हम भी मालवनी में रहते हैं और इनके लिए हम शुभकामनाएं करेंगे कि आगे चलकर बहुत ही ऊंचे लेवल तक जाए, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसके इंतहा और भी है। बहुत ही अच्छा अल्लामा इकबाल ने बच्चों के हौसला अफजाई के लिए शेर कहा, तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा और आसमां और भी है। तो हम भी उम्मीद करते हैं आप और आगे तक जाइए, सिर्फ मालवनी मुंबई यहाँ तक नहीं रहिए, और भी आगे जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे तैयबा कौसर जी, अभी आप सिंगापुर जाएंगे, तो ये जो प्रोसेस था जो आपका पूरा ओवरऑल किस तरह से था, हमारे दर्शकों से शेयर किया। थैंक यू सो मच सो मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2023 में।
तो तब हमारी टीचर्स का TFI है ना, तो TFI के जो पुराने लोग थे जो TFI के साथ काम करके छोड़ दिए थे, वो सारे लोग अभी भी कांटेक्ट में थे। तो वहाँ के TFI एक अलम ने मेरी टीचर को वो अपॉर्चुनिटी भेजी थी क्योंकि उनके भी स्टूडेंट्स गए थे। तो उन्होंने मुझे मेरी टीचर को भेजी थी एंड मेरी टीचर से बात की थी, बोली थी कि ऐसा ऐसा है, आपके अगर पास कोई बच्चा हो तो उन्हें दीजिए अपॉर्चुनिटी। तो मेरी टीचर ने हमारी क्लास से बहुत सारे लोगों को दिए थे एंड सबसे पहला प्रोसेस ये था दैट वी हैव टू राइट एसेज। तो हमें 4 एसेज लिखने को बोली गई थी। कितने स्टूडेंट्स लोग थे? 8 स्टूडेंट्स को टीचर ने सेलेक्ट किया ऐसे था, का हाँ, कोई topic नॉमिनेट था? किया था। हाँ जी। तो ऐसे इसका फर्स्ट टॉपिक था कि आपकी हॉबीज़ बताइए 500 वर्ड में। तो हमारी हॉबीज़ को बताना था 500 वर्ड में। एंड द सेकेंड टॉपिक वाज कि आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए। एंड द थर्ड टॉपिक वाज कि अगर आपके पास एक सोसाइटी को सॉल्व करने का मौका होता, सोसाइटी की प्रॉब्लम को, तो कौन सा होता। एंड चौथा था कि एक कोर्ट पे था, तो आपके उस कोर्ट पे क्या व्यूज़ है वो बताना। तो हमें ऐसी 4 एसेज दी गई थी और हमें वो सबमिट करनी थी। तो हमें अक्टूबर के एंड में सबमिट करनी थी। तो जो मैंने और मेरे टीचर्स के सपोर्ट में हम सब ने किया। एंड उसके बाद हमें लेट दिसंबर में हमें हमारे नॉमिनेशन का मैसेज आया था कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, आपको इंटरव्यू के लिए पुणे आना है। तो फिर उसके बाद उन सभी ने मुझसे कांटेक्ट रखा था और मुझे बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स तो ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था। तब रफ़ीक सर ने मेरी बहुत हेल्प करी थी कि ताइबा ये वाली डॉक्यूमेंट को यहाँ से बनाओ, ये ऐसे मिलेगा, ये इसके लिए ऐसे करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन में सारा सपोर्ट रफ़ीक सर का था और मेरे सारे टीचर और इंडिया फेलोज़ का था। एंड फिर उसके बाद और जो प्रेपिंग का था उसमें भी मेरे उस फेलोज़ ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि डॉक्यूमेंट्स बनाने में। एंड फिर वो दिन आया कि हम लोग जब गए थे तो आई थिंक वो जनवरी 28 थी, तो हमें पुणे जाना था। सो उसमें मेरे एक फेलो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मतलब हमारे साथ पुणे गए थे। तो हम लोग सुबह यहाँ से निकल चुके थे 4 बजे और हम वहाँ पे पहुँच गए थे 8 बजे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू ऐसा था कि पूरे 5 घंटे का था। तो जैसे जो 9 बजे से शुरू हुआ था वो 7 बजे 8 बजे तक चल रहा था। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के लोग पूछे, नहीं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो हर एक्टिविटीज़ का बेसिकली ये था कि हमारी क्वालिटी ढूंढे कि हमारे अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। तो जैसे कुछ एक्टिविटीज़ था, एक राउंड था जिसका नाम हमें कोलैबोरेशन दिखाई थी कि हम क्या लोगों को सुन सकते हैं, हम उनके साथ काम करने को राज़ी या नहीं है, ये वाला था। दूसरा कुछ थे, दो पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए थे 1 to 1 अलग अलग लोग के साथ। तो मतलब 3 लोग की टीम थी और आप एक हो और आप बताओगे। तो 20 मिनट का था जो मुझे 5 मिनट लगे थे, बट बहुत अच्छा था। तो वैसे 2 हुए थे। एक ऐसा था कि आपका इंडिपेंडेंट वर्क था, तो आपको एक प्रॉब्लम का सेट दिया गया था पढ़ने का एंड उसे सॉल्व करने का और आपके व्यूज़ लिखने का, तो वो था। और काफ़ी सारी और भी एक्टिविटीज़ थी, जैसे डिबेट्स थी और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है जैसे गेम्स खेलते हैं, वैसा था। सो ऑल दीज थिंग्स पे बेसिकली हमारी खूबियाँ ढूंढ रहे थे वे लोग अंदर से। एंड हाँ जी, तो फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ एंड मैं वापस आई घर एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग UWC इंडिया गए थे, UWC पुणे में जो इंडिया वाली ब्रांच थी, हम वहाँ गए थे। तो फिर हम लोग घर आए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने अपने दोस्तों से शेयर किया था। फिर उसके बाद आई थिंक मार्च 27 को मुझे पता चला, एक्चुअली मेरे TFI टीचर को पता चला था उससे एक शाम पहले। तो उन्हें कॉल आई थी, तो उन्होंने मेरे को फिर बताया नहीं था। फिर उन्होंने अगले दिन मीरा रोड से मेरे घर आई थी केक के साथ रोज़ा रखकर कि ताइबा तुम्हारा हो गया। तो तुम्हारा उसमें कैसा रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि मुझे 2 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला और मुझे सिंगापुर जाना है, तो कैसा आपका रिएक्शन था, कैसा वो एक्सपीरियंस था? बिकॉज मैं, क्योंकि जब ये मेरे को बोलने आई थी ना, तो उससे एक हफ्ते पहले से ही ना मेरे दोस्त लोग के आने लग गए थे मैसेज, मतलब जो लोग मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें से काफ़ी सारे लोग सेलेक्ट होने लग गए थे। फुल स्कॉलरशिप या हाफ स्कॉलरशिप वो डिपेंड कर रहा था। तो उन लोग पूरा एक हफ्ते मुझे मैसेज आ रहे, ओ ये भी सिलेक्ट हो गया, वो भी सिलेक्ट हो गया। तो फिर उसके बाद मेरी थोड़ी होप कम हो गई, बिकॉज मेरे को ऐसा था कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई होगी। बिकॉज कभी कभी ऐसा था कि सिर्फ मैं ही बोल रही थी इंटरव्यूज़ में, पर्सनल इंटरव्यूज़ में तो ऑफकोर्स मैं ही बोल बेटा एक बात मुझे हाँ जी। बता, अभी आपने UWC का बोला ना, बहुत सारे बच्चों को, हाँ, टीचर को UWC भी के। पता नहीं होगा। हाँ। थोड़ा ब्रीफली बताइए हाँ। क्या है क्या हाँ। स्पेशल इसके तो UWC क्या है? UWC का What does it mean? हाँ, so UWC stands for United World College. Okay. So United World College, so there are 18 UWCs worldwide.
Okay. So there are 18 UWC worldwide. So UWC started when the World War II ended. Okay. So there was this one person who took the initiative. Okay, we don't want we don't want the new generation to go through what they went through. So that was the main motive, to basically gather people from all different cultures, various backgrounds, and ask them to come together and solve real world problems. कि जैसे मैंने बोला था, ऐसे में क्वेश्चन था कि आपके पास कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको. सो ऐसा, तो वहाँ पर हम बच्चों को बेसिक ये सिखाते हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कैसे कम्युनिटी में एक स्टैंड लोगे, जैसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं वैसा. और उसके साथ साथ हमें हमारी बेस्ट एजुकेशन भी दी जाती है, बेस्ट से बेस्ट टीचर्स, बेस्ट से बेस्ट मेथड. तो बेसिकली वो हमें एक अच्छा ट्रू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना भी चाह रहे हैं, और एक बेसिकली एजुकेटेड पर्सन. So that is what UWC is all about, and total 18 UWCs हैं. And एक बात में आपका कौन सा वाला सेक्शन? हाँ, मेरा आता है यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो सिंगापुर में है. सो UWC SEA वो सिंगापुर चल में. के आप कुछ कोई अच्छे पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो आप अपनी कंट्री को सर्व करेंगे, या आप वही कहीं शिफ्ट हो जाएंगे अब्रॉड रहना चाहेंगे कि अपने देश को? ऑफ कोर्स मैं एजुकेशन कंप्लीट करके इंडिया आऊँगी, बिकॉज मेरे भी ख्वाब है कि मालूनी जैसी इसमें और काफ़ी सारे लोगों को बताना. सो ऑफ कोर्स मैं इंडिया में वापस आऊँगी और सर्व करूँगी कंट्री को. जैसे आपने बताया मम्मी पेरेंट्स हाँ, का आपको अच्छा बहुत सपोर्ट था, रफीक सर का सपोर्ट था, तो पूरे साल जो आपकी एक्टिविटीज से परफॉर्म था उसमें कैसा सपोर्ट था, उसमें आपका कैसा पोजीशन थी वो परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज में? एजुकेशन जो एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा. एक्टिविटीज, जो सर एक्सिबिशन वगैरह ये सब हाँ. होता, तो किस तरह से सपोर्ट सर का और पेरेंट्स का रहता था? सो बेसिकली बिकॉज 10th थे और एग्जीबिशंस थे, UWC के प्रिपरेशंस थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी. तो उसमें थोड़ा बहुत नर्वस फील होता था, कभी कभी होता था कि पढ़ाई नहीं कर पा रही, सिर्फ एक्टिविटीज़ में ध्यान दे रही. तो उसमें सर, टीचर्स और पेरेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे. ऐसा मतलब फैमिली को भी पता था कि हाँ ये कुछ फालतू काम में नहीं कर रही है, पढ़ाई का ही कर रही है, तो उनका भी सपोर्ट था. रफ़ीक सर हमेशा मुझे मोटिवेट कर देता है, वो कुछ नहीं आगे कर सकते हैं. TFF फेलोज थे, वो मुझे बताते थे कि ओके तुम्हें ये सारे काम है, तुम ये काम अब करो, ये काम तब करो. दैट इज हाउ. तो ऐसा सपोर्ट था, तब जाके मैं आपका टीवी और मोबाइल में कितना टाइम स्पेंड होता था? मेरा बहुत कम टाइम स्पेंड होता था. एक्चुअली हम बोलूँ, मैं एनीमे बहुत देखती थी पहले, मतलब मुझे देखना पसंद है. बट जब मुझे पता चला, अब फिर मैंने जून से तो छोड़ ही दिया था, बहुत कम फ़ोन चलाती थी मैं, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था. अच्छा, होली मदर हाई स्कूल की कोई खास 3 बात जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहती है, जो आपको हाँ. खास लगती है होली मदर हाई स्कूल की? So the first thing first, of course, Rafiq sir. Yeah, I have never seen one principal who is such kind, who is such encouraging. ये सच में ऐसा कुछ होता है ना कि लोग बोलते हैं ऐसे प्रिंसिपल जो सिर्फ सोचते हैं मेरे स्कूल का भला हो, मतलब सबसे फ्रैंकली हाँ, सबसे फ्रेंडली. रहते. हाँ, एंड रफीक सर ऐसा नहीं कि तुम स्टूडेंट हो, मैं प्रिंसिपल आई एम द हायर अथॉरिटी. नो, उनके साथ हमेशा एक फैमिली वाला रिलेशन रहता था, एंड हमेशा हमको सबको एनकरेज करने के लिए रहते थे. एंड द सेकेंड थिंग ऑफ कोर्स द होल स्कूल, लाइक यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलने आते हैं, एंड सभी लोग हमें इंस्पायर करते हैं कि हमारी लाइफ जर्नी ऐसी थी. आप बताओ, जैसे करियर अवेयरनेस के लिए ज्ञानेश सर जो IIT बॉम्बे से पढ़े थे, वो हमें आते थे इतनी दूर से हमें बताने के लिए कि बच्चा आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कैसे कर सकते हो, कौन हेल्प कर सकता है, ये सारी चीज़ें बताना. ऑफकोर्स यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है कि हाँ बच्चों को यहाँ पे एक्चुअली में सीखने मिलता है. जैसे मैंने बोला, मैं डिबेट करती थी, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाती थी, तो वैसा तो बेसिकली पढ़ाई तो हो ही रही है, और दूसरा आप खुद भी सीख रहे हो कि कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप. इसमें ये तो मैं होता ही ऐड कर पाऊंगा इस बच्चे की बात पे कि देखो 2 घंटे का या 5 घंटे का हम करियर काउंसलिंग सेशन रखते हैं, नॉर्म है वो. हाँ. लेकिन 5 दिनों के 5 लिए दिनों का। रोज 5 घंटे का करियर हाँ. काउंसलिंग सेशन. और अगर तेंदुलकर आके बच्चे के बाजू में बैठ के क्रिकेट के बारे में बात करे तो आपको हाँ. कैसा लगेगा? मोहम्मद रफ़ी आके अगर गाने के बारे में बात करे तो कैसा लगेगा, है ना? तो वो बहुत बड़ी बात है. मतलब कि जो अचीवर्स हैं, सुपर अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद हासिल किया है, वो बच्चों के सामने आकर बैठ के 5 दिन तक, अच्छा 1 कोर्स 2 कोर्स नहीं, बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि हमको किस बारे में बात सुननी है उसके अंदर. तो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. तो अभी बहुत से आते हैं, सर हमको आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग करना है, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बोला वो बच्चे आपको करियर काउंसलिंग के बारे में बता देंगे, क्योंकि 5-5 दिन का करियर काउंसलिंग कर रहे हैं और रोज का 5 घंटा. हम लोग पढ़ाई बंद कर देते हैं वो टाइम.
हाँ। बिल्कुल नहीं पढ़ाते। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा सर, ये ताइबा कौसर आपके स्कूल में स्टार्ट से ये जूनियर केजी से नहीं, वो शर्फ हमें नहीं मिल पाया कि इस बच्चे को हम जूनियर से कभी से पढ़ाएं। ज्वाइन की? हाँ, ये 5th स्टैंडर्ड के बाद में शायद 6th स्टैंडर्ड में आई थी ये बच्ची। तो किसी उस और वक्त से आपने और अब तक का हाँ, इनके तब से एक्टिविटीज, बहुत। परफॉर्मेंस और इनका जो जहन है, मैं भी माशाल्लाह देख रहा हूँ स्पीच में भी अच्छी है, और जो बात करती तो बात करने से पता चलता है हाँ, कितना सब आगे confidence पहुंचेगी। तो बिल्कुल। आपको कैसा एक्सपीरियंस था इन 5-6 सालों में? देखिए, मौला अली का कॉल है कि जिन लोगों का पास्ट बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहता है ना, वो फ्यूचर को बहुत शानदार बनाते हैं। अपने लिए भी बनाते हैं और समाज के लिए भी बनाते हैं। तो ये बच्ची जो है ना, एक स्ट्रगलिंग फैमिली से आई है। मतलब गुर्बत देखो आम है ना। अब कई गुर्बत ऐसी है कि वो बहुत कुछ करने लायक बच्चों को भी रोक के खींच देती है। अब यही बच्ची अगर स्कूल में ना हो तो ये क्या करेगी, मुझे बताइए। लेकिन स्कूल में होने की वजह से ये सारे कारनामे हो पाए हैं ना। मतलब ये बच्ची के अंदर खास बात जो ये है ना, जो ना हार मानने वाली बात, नेवर से डाई वाला स्पिरिट। तो मैं भी जब इससे मिलता हूँ, बात करता हूँ, बोलता हूँ इतनी परेशानियां हैं, घर में बहुत तकलीफ है, पैसों की दिक्कत है, लेकिन ये बच्ची को मैंने हारते हुए नहीं देखा है। तो इसके बाजू में खड़े होने से या इसके बाजू में बैठने से मुझे भी लगता है ये वाला काम बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर तैबा वो काम कर रही है, मतलब आप सोचिए ना, मतलब कि यहाँ से सिंगापुर पढ़ाई के लिए जाना, जिस बच्चे का स्कूल में रह पाना मुश्किल था, नामुमकिन जैसा लग रहा था, वो बच्ची यहाँ से सिंगापुर जा रही है और वर्ल्ड फोरम पे जाके, मुझे ये जो बाजू में मेरे बैठी है ना, मैं एग्जैक्टली देख रहा हूँ आज से 10 साल के बाद में कि किसी बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ होगी और इसके अंडर में 100-150 लोग रहेंगे। हो सकता है मुझे अपॉइंटमेंट लेके जाके मिलना पड़े इस बच्ची से। मेरी ये दुआ है कि बेटा मैं वहाँ पे लाइन लगा के तुमसे आके मिलूँ, क्योंकि मैं तुम वो चिराग हो बेटा कि तुमको अगर बागीचे में रखूं तुम वहाँ उजाला करोगे, तुमको कब्रिस्तान में रखूं तुम वहाँ उजाला करोगे। और एक बार मैंने इस बच्ची को बोला था कि बेटा तुम्हारे हाथ में ना मशाल आने वाली है, और पूरे खानदान में पहले से हाँ स्पार्क ये बोला था, ये मैंने बहुत बार बोला बोला है। बेटा ध्यान देख रखना। के मालूम पड़ेगा। हाँ, बोला बेटा तुम्हारे हाथ में मशाल आने वाली है, और वो मशाल से सिर्फ तुम अपने लिए मत उजाला करना। सबसे पहले अपनी माँ की जिंदगी में रोशनी लेके आना, अपने घर में, अपने कुटुंब में, अपने घराने में, अपने स्कूल में, सब जगह जहाँ भी मौका रहेगा। और मुझे दिख रहा है वो, मतलब ये बच्ची अल्लाह ना करे मतलब कोई दूसरी कोई बात हो, लेकिन अगर एकदम फोकस रहेगी, ध्यान यहाँ इसका बच्ची का अगर नहीं जाएगा मन को, तो ये सबको सरप्राइज करेगी। मुझे सर ताइबा ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि कभी मेरे लाइफ में ऐसा पॉइंट में आएगा, कोई संस्था मुझे इतनी बड़ी राशि से मतलब पढ़ने का मौका देगी। तो जो अभी जो एसएससी अपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं और जितने छात्र हैं, जो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप किसी का इंतजार मत करो, आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। किस तरह से आप उनको इनकरेज करेंगे जो आज की जनरेशन में? तो मुझे कम मौका मिलता है बच्चों से मिलने का, बात करने का, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं एक बात जरूर बोलता हूँ बच्चों को, मतलब बेटा जब आप स्कूल में बैठते हो बेंच पे ना, तो आप देखते हो बेंच में 4 लोग बैठे हैं या 3 लोग बैठे हैं, तो मतलब अगर आप गौर करके अपनी अंदरूनी आंखों से अगर देखोगे ना, तो आपके बिल्कुल बाजू में आपकी मम्मी के अरमान बैठे हुए मिलेगा, सीधे तरफ आपके अब्बा के आपसे लेकर उम्मीदें मिलेगी। मतलब तो उनको अगर आप देख पाओगे ना कि मेरी अम्मी के अरमान मेरे बाजू में बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ क्लास के अंदर, तो मुझे लगता है हर लड़की के अंदर एक तैबा है। खाली ये रियलाइज होना जरूरी है उसके लिए कि मैं मेरी जिंदगी से क्या कर सकती हूँ, है ना। तो ये सब बच्चों लोग के लिए मैसेज है कि अब मेरा अपना भी अगर आप मिसाल लेंगे, तो 8वीं तक मुझे धक्का मार के पास करते थे हमारे प्रिंसिपल की, पढ़ाई में ध्यान नहीं था, राइट। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं पढ़ना जरूरी है, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि अगर तू नहीं पढ़ेगा, बराबर पीडीपी राव सर ने मुझे बोला, तो तेरे रिश्तेदार ना जूते पर रोटी रख के तुझे देंगे। मुझे लगा ऐसा कौन रोटी रख के देगा, उनका बोलने का अलग मतलब था जो आज मुझे समझ में आ रहा है। बोले नहीं पढ़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो 8वीं से लेकर मेरा बत्ती जली मेरी जब ना, तो मैंने एनटीसीसी को टॉप किया था 83-84 के अंदर, और बहुत गुर्बत, बहुत बोलो तो मतलब मुझे फीस देने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन पॉसिबल हुआ। तो आज मैं यहाँ के बैठा हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि मेरी काबिलियत नहीं है यहाँ बैठने की, मेरे से बहुत ज्यादा काबिल लोग बगैर रोजी के घूम फिर रहे हैं यहाँ। मुझे लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी क्या है कि ऐसे नगीनों को तराशने, पता लगाने। और ये बच्ची गवाह है, हमारे स्कूल में हम कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, हम एक कोशिश जरूर करते हैं कि हमारे स्कूल का बच्चा हमारे स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए, चाहे जो आलम हो जाए, चाहे जितना कोरोना वोरोना भी हो गया था, देखो हमारे स्कूल से किसी बच्चे को हम नहीं जाने देंगे। और ये फल है, ये जीता जागता फल है। मतलब किसी वर्ल्ड स्टेज में जाकर ये बोले कि रफीक सर ने मुझे ये बोला तो मेरी पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात।
बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक सर। जैसे कि रफ़ीक सर ने बताया कि हर स्टूडेंट के अंदर एक तैयबा कौशल होती है, बच्चों को खुद अपनी तलाश करना चाहिए उसके अंदर क्या टैलेंट है। सिर्फ मेहनत करते रहे, मंजिल की फिक्र ना करें, मंजिल खुद ब खुद स्टूडेंट के पास आ जाएगी। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञान और इसमें हमको सुनने को मिले। आप हमारे चैनल को आपने जो देखा है, आपको कैसा इंटरव्यू लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और तैयबा कौसर को आप कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।